ओके, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखो, तो अभी हम देख रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रोसीजर। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपना मनी पार्क करना चाहता है, ठीक है, तो कहाँ-कहाँ करता है? यूजुअली जैसे हमारे जो मतलब जो भी हमारे मम्मी-पापा हैं या फिर जो ओल्ड पीपल हैं, जिनको मतलब ये मार्केट वगैरह पे ज़्यादा बिलीव नहीं है, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, तो उनको जो सेफ़र ऑप्शन ल नज़र आता है सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है उनका फंड। दूसरा कहाँ पे पड़ा रहता है उनका फंड? एफडी करवाते हैं वो ज़्यादातर, ठीक है। एफडी, इसके अलावा एक ऑप्शन है आरडी का भी, ठीक है। एफडी करवा लेते हैं, आरडी करवा लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? चिट फंड भी चलाते हैं कुछ लोग, है ना? चिट फंड जिसको शॉर्ट में कमेटी कहते हैं ना, कमेटी वगैरह चला रहे होते हैं कुछ लोग। अच्छा, मैंने ना ये अपने मोबाइल पे चैट बॉक्स मतलब ये व्हाट्सएप वाला ऑन कर रखा है, तो उधर लिखना कुछ भी, ठीक है? क्योंकि मैं ना सिर्फ़ ये वाली विंडो देख रहा हूँ जहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो अभी मैं मीट पे नहीं देख पा रहा हूँ। तो अपना व्हाट्सएप पे लिखना जो भी लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट करने निकलेगा मार्केट में तो उसके पास ऑप्शन क्या-क्या है? एक नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है? जिसको अभी मार्केट का कुछ भी नहीं आता, उसकी बात कर रहा हूँ। सेविंग अकाउंट सबसे पहला ऑप्शन होता है और दूसरा होता है एफडी, आरडी, ठीक है? एफडी बोले तो फिक्स्ड डिपॉज़िट और आरडी बोले तो रेकरिंग डिपॉज़िट, ठीक है? चिट फंड वही कमेटी वगैरह चलता है। तो ये तो पहली बात तो इल्लीगल होती है, ठीक है? तो इसकी तो बात करेंगे नहीं हम ज़्यादा। बाकी जो कर रहा है, बिलीव पे चल रहे हैं सारे सिस्टम तो। अब सबसे पहला ऑप्शन होता है सेविंग अकाउंट का। तो एक्चुअल में अगर सेविंग में कोई पैसा जोड़ रहा है, तो क्या वो एक्चुअल में पैसा बना रहा है? लेट्स सी, ठीक है? सेविंग पे मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा आपको 3 से 4% का रिटर्न, वो भी पर एनम का, एनुअली मिलेगा, ठीक है? दैट मीन्स इफ यू हैव 1 लाख रुपीज़ इन योर सेविंग अकाउंट, ठीक है? तो 1 साल बाद वो मैक्सिमम अगर हम 4% भी लेके चलें, तो एट द रेट 4%, ठीक है? वो कितना हो जाएगा? 1,04,000 हो जाएगा। मतलब यू हैव अर्न्ड 4,000 रुपीज़ ओनली ओवर 1 लाख रुपीज़, ठीक है? तो वही आपका कितना परसेंट हो गया? 4%। तो यहाँ पर आरओआई कहेंगे इसको हम, ठीक है? आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हमारे यहाँ पर तो कुछ लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं अभी, ठीक है? उनमें बहुत लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये आरओआई मतलब यूज़्ड टू वाला टर्म है कि वो जानते हैं, इससे परिचित हैं। लेकिन जो लोग कुछ लोग हमारे ग्रुप में ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता ये सब, ठीक है? तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। आरओआई का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा निवेश किया कहीं पर, ठीक है? और उस पर आपने कितना जनरेट किया। तो जब उसका परसेंटेज देखते हैं तो दैट इज़ योर आरओआई। तो इसको एक सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है? 1 मिनट। हुँ, तो इसको सरल भाषा में समझते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज़ यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ समव्हेयर, ठीक है? ₹100 आपने कहीं डाले और आपको बाद में मिलते हैं ₹110, ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज़ 10 रुपीज़। यू हैव मेड 10 रुपीज़ ओवर 100 रुपीज़। अब इसी को जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10%। तो यानी 10% इज़ योर आरओआई, ठीक है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 10% आया है यहाँ से। तो हम सबका ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते चलेंगे, हर एक मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है अपना मनी पार्क करने के। देखो सबसे पहली बात तो जिसका मनी सेविंग में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो सेविंग इज़ द वर्स्ट थिंग एवर, ठीक है? ये सबसे बेकार है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेविंग में आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इफ द इन्फ्लेशन रेट इज़ अराउंड 3 टू 4% भी अगर मान के चलें हम, ठीक है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है हम महँगाई, ठीक है? इन्फ्लेशन को हम मान के चल रहे हैं कि 3-4% का इन्फ्लेशन है। दैट मीन्स अभी जो आपको वस्तु मिलती है ₹100 की, वो 1 साल बाद कितने की मिल रही होगी? 104 की, है ना? और आपने कितना जनरेट करा है? ये 4% के हिसाब से, वही यहाँ पे 1 लाख डाले तो 1,04,000 मिले, तो 100 डालते तो 104 मिलते। दैट मीन्स आप उस समय भी कितने रुपए मिल रहे होंगे आपको? एक ₹104 ही मिल रहे होंगे, है ना? यानी कि ₹104 आपने बनाए हैं और 104 का ही वो सामान हो जाएगा 100 वाला। तो उसको चाहे आप आज खरीद लो, चाहे 1 साल बाद खरीद लो, आपका पैसा कोई बढ़ा थोड़ी है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में आपका पैसा नेट उतना ही रहा है, ठीक है? बढ़ा बिल्कुल नहीं है। बढ़ा नहीं है वो बिल्कुल भी। तो इसीलिए सेविंग तो सबसे बेकार है। हाँ, कुछ अकाउंट ऐसे हैं आजकल, ठीक है? कुछ बैंक ऐसे हैं जैसे कि एक मैं बताता हूँ एयू बैंक, ठीक है? एयू बैंक है आपको, ये ऑफ़र करता है अराउंड 4 टू 5% ऑफ़र करता है ये, ठीक है? सेविंग अकाउंट पे।
सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है इतना, ठीक है। इसी के साथ एक कोटक ने चलाया था, ठीक है। कोटक का एक स्कीम आया था, कोटक बोलता था 6% देंगे, ठीक है। वो सब लेकिन पता नहीं अब एक्चुअल में देते भी हैं कि नहीं देते, लेकिन था ऐसा। अब ये तो हमारा पहला अल्टरनेटिव था कि हम मनी कहाँ पार्क कर सकते हैं अपना। अब सेकंड हमने समझा ऊपर लिखा है आरडी या एफडी, ठीक है। ये हमारे जो मतलब 20th सेंचुरी के जितने भी लोग हैं ना, जैसे हमारे मम्मी-पापा वगैरह, तो उन लोगों के लिए ना ये एफडी वगैरह ना बहुत मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और नो नो डाउट अच्छी चीज़ है भी, क्योंकि यहाँ पर आपको पहली बात रिस्क कम है सबसे, ठीक है, रिस्क नहीं है। रिस्क बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि एफडी आपको ऑफ़र करते हैं बैंक्स, ठीक है, और लोगों का बैंक्स पे तो भरोसा होता ही है। अब यहाँ पर 2 तरह के बैंक हैं, हमारे पीएसयू भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो जो सरकारी बैंक है जैसे एसबीआई वगैरह, तो इन सब पे भरोसा तो है लोगों को। तो यहाँ पर एफडी कर देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा मनी सेफ है, पहली बात तो। एफडी में जो रेट मिलता है करंट, वो 6 से 7% के अराउंड ही इर्द-गिर्द घूमता रहता है, ठीक है? और ये कंपाउंडिंग रेट है, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको, सीआई मिलता है। तो हर हर साल मतलब 7% की दर से आपका पैसा बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो कंपाउंडिंग को एक बारी समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया ₹1000 अभी डालोगे, 1 साल बाद वो 7% रिटर्न मिलेगा उसपे, लेट्स सपोज़। तो कितना हो जाएगा वो? 7% इसका ₹70 हो गया, तो 1000 प्लस में ₹70 हो गया अब, ठीक है? तो वो 1070 हो गया आपका। अब नेक्स्ट ईयर जब मिलेगा ₹1070 मिलेगा अगेन 7%, तो इसका 7% अगेन 1000 का तो 70 ही हो गया और इस 70 का भी 7% ₹4.9 तो यहाँ पर ₹74.9 मिलेगा। तो अब ये इसके अंदर जुड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये कितना हो गया? 7-7 40 1140.9 तो अब इससे मिलेगा 7% तो इस तरह से पैसा आपका मल्टीप्लाई होता रहता है, हुँ? लेकिन अगर 7% से भी हम मान के चलें, ठीक है? कंपाउंड होते-होते ये कितने सालों में डबल होगा? तो अराउंड 8 टू 9 इयर्स लगेंगे आपको डबल करने में इस पैसे को, है ना? यानी कि ₹1000 आपका क्या बन जाएगा? 2000 बन जाएगा, ठीक है? कितने साल में? 8 से 9 सालों में, ठीक है? अच्छा ऑप्शन है, ये एफडी है, ठीक है? सेफर साइड पे है, बड़ा मनी है तो पार्क करो इधर भी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन इसके अंदर बोल रहा था आरडी, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉज़िट, एफडी में क्या है एक पैसा आपने डाला, एक सर्टेन अमाउंट डाला जैसे कि ₹1000 डाला, ठीक है? और वो एक टाइम पीरियड के लिए लॉक हो गया पैसा, ठीक है? जितने टाइम पीरियड के लिए आपने एफडी करवाई थी, लेट्स सपोज़ 5 इयर्स के लिए करवाई थी, तो 5 साल के लिए वो लॉक हो गया, ठीक है? यानी 5 साल बाद आप उसको ले सकते हो पैसे को वापस। बीच में भी निकल जाता है हालाँकि, ठीक है? लेकिन चार्जेस वगैरह काट के मिलता है फिर पैसा। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड है और इसमें कोई फर्दर बीच में ऐड भी नहीं कर सकते आप पैसा, यानी ₹1000 की एफडी है तो 1000 की ही रहेगी वो। जबकि आरडी आपको क्या बोलता है कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर फर्दर ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि 1000 अभी डाले, फिर आपने 2000 और डाल दिए उसके अंदर, फिर 3000 डाल दिए। ऐसे जितना-जितना फंड आ रहा है आपके पास, उस फंड को उसके अंदर ऐड करते रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है लॉक हो जाता है वो पैसा आगे। तो जैसे ये वाला पैसा है जो, अगर मान लो 5 साल का पीरियड है आपका, तो ये वाला पैसा अगले 5 साल के लिए लॉक हो गया। फिर ये वाला पैसा अगले 5 साल के लिए लॉक हो गया, मतलब जिस डेट पे आपने जमा करवाया उसके अगले 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, ठीक है? अच्छा ऑप्शन है, कर सकते हैं आरडी भी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, ठीक है? वो सबके पास होना चाहिए पीपीएफ, जिसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो पीपीएफ का अकाउंट कहाँ खुल सकता है आपका? तो पीपीएफ का अकाउंट आपका जो आपके बैंक अकाउंट है जहाँ पे जिन बैंक्स में, वही बैंक ऑफर करते हैं, ठीक है? तो पीपीएफ के अंदर आप एनुअली 1 साल के अंदर, ठीक है, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब 1.5 लाख रुपए आपकी इच्छा है ये, आप चाहे मंथली थोड़ा-थोड़ा करके कर दो, ठीक है? या फिर आप वन टाइम कर दो, एक बार में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको हायर रिटर्न मिलता है देन एफडी, यानी कि 8 टू 9% आपको मिल जाता है। पहली बात, पहला बेनिफिट ये है, बेटर देन एफडी, ठीक है? तो एफडी से बढ़िया रिटर्न मिल रहा है इसपे। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपको जो आपका इंटरेस्ट होगा, मतलब जो बाद में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो उस वो एकदम टैक्स फ्री है, मतलब उसपे कोई टैक्स नहीं लगने वाला। प्लस में तीसरा बेनिफिट क्या है, ये तो मैच्योरिटी की बात कर ली कि जो मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। तीसरा बेनिफिट क्या होता है कि आप जो 1.5 लाख रुपीज़ हर साल डाल रहे हो इसके अंदर, तो ये
टैक्स रिबेट मिल जाएगी इसकी, है ना? मतलब छूट मिल जाएगी इतना। तो इनकम टैक्स के लिए जब इनकम कैलकुलेट होती है तो वो 1.5 लाख की छूट ले सकते हो आप, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, है ना? इसका मतलब अगर मान लो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लग रहा है और इफ यू आर अर्निंग 4 लाख रुपीज़, ठीक है? तो 4 लाख में से आप सीधे-सीधे माइनस कर दो, 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाल दिया, तो आपकी इनकम अगेन कितनी बच गई? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए पे आपका अगेन ज़ीरो टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने 1.5 लाख रुपए का तो डिडक्शन ले लिया, क्योंकि पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, ठीक है? अब इसके अंदर एक दिक्कत है, ठीक है? कॉन्स क्या है इसका? ये तो प्रोस थे सारे। एक कि 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड है इसका, है ना? 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड है लगभग। 15 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन हाँ, ये भी है कि आपको जब मिलेगा एक बार में तो अच्छा खासा कॉर्पस मिलेगा, है ना? क्योंकि 1.5 लाख के हिसाब से भी आपने कितना हो गया? 1.5 लाख के हिसाब से भी आपने 22 लाख रुपए जमा कर दिया होगा, साढ़े 22 लाख लगभग, है ना? और साढ़े 22 लाख रुपए जमा कर दिया होगा, क्योंकि 15 साल तक आपने जमा किया है, हर हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हो, तो साढ़े 22 लाख हो गए लगभग। अब ये साढ़े 22 लाख रुपए आपने जो जमा किया है, ठीक है? इस पे लगभग 8-9% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और वो भी क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो ये पैसा आपका काफ़ी सारा मतलब हो सकता है। अराउंड ये समझ लो कि 15 साल बाद जब मिलेगा, तो कम से कम ये ट्रिपल तो मिलेगा, है ना? ट्रिपल तो मिल ही जाएगा आपको 15 साल में। 3 गुना पैसा मिल सकता है और प्लस में टैक्स फ्री होगा, जितना मिलेगा सब आपका, ठीक है? कोई टैक्स नहीं देना आपको इस पे। हिंदी की भाग गए सब। मैं बोल रहा हूँ और 1 मिनट। सुन रहे हैं, चलो। भाग मत जाना भाई, मैं बोलता रह जाऊँगा। ठीक है? मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, ठीक है? कैसे आपका पैसा पैसा बना सकता है, क्योंकि पैसा कमा तो हर कोई रहा है ना, लेकिन आप पैसे से कैसे पैसा कमा रहे हो, या आपका पैसा क्या कर रहा है आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब अभी तक अगर हमने जो-जो चीज़ें जानी तो उसको अगर हम डिक्रीज़िंग ऑर्डर में लिखें, उनके रिटर्न्स के बेसिस पे, उनके फ़ायदे के बेसिस पे, तो सबसे ऊपर हम रखेंगे पीपीएफ को, ठीक है? पीपीएफ से आपका जो कम अच्छा है, वो है एफडी या आरडी, ठीक है? फिर उसके बाद आपका हो गया सेविंग्स। सेविंग्स तो सबसे ही बेकार है ना, सेविंग्स में तो रखना ही नहीं है। इससे बढ़िया तो मौज ले लो, ठीक है? खर्च कर दो उसे, ठीक है? सेविंग्स में रखने से अच्छा तो पैसा। हाँ, सेविंग्स में रखो भाई, इमरजेंसी के लिए ज़रूरी होता है, लिक्विडिटी के लिए केवल, है ना? लिक्विडिटी मतलब कि आपको कोई अर्जेंट फंड की नीड पड़ गई तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर मतलब उसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हो बस। अब पीपीएफ समझ लिया हमने एक, है ना? अगली चीज़ है म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत प्रचलन है, जिसका बहुत प्रचलन है आजकल मार्केट में, ठीक है? म्यूचुअल फंड तुम्हें पता है इसका ऐड भी आता है, सही है ना? तो अब कैसे सही है म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड कहीं न कहीं ये जुड़ा हुआ है मार्केट से अगेन, है ना? मार्केट मतलब शेयर मार्केट। तो यहाँ से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट की तरफ डाइवर्ट होगी, है ना? देखो, जब कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो 2 तरीके होते हैं उसके पास, है ना? कैसे 2 तरीके? या तो उसके पास नॉलेज है, ठीक है? उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, उसको आता है, ठीक है? और एक वो कि ज़ीरो नॉलेज है, कुछ नहीं आता उसको, मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? अब ज़ीरो नॉलेज वाला बंदा भी चाहता है कि मेरा जो मनी है, वो स्टॉक मार्केट में लग जाए। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक ही बात है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट में लग जाए। अब स्टॉक मार्केट में लगाना तो चाहता है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो यानी यहाँ पर फ़ियर टू लूज़ है, सबसे पहला फ़ियर टू लूज़, कि आप अपना पैसा खो भी सकते हो, ठीक है? यानी लॉस हो सकता है आपको। तो इस केस में क्या है, और प्लस में उसके पास हो सकता है कि फंड्स भी कम हो, ठीक है? फंड्स भी कम है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अगर कोई भी एक जैसे कॉमर्स वाले ही हैं ज़्यादातर तो, है ना? लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है तो शेयर क्या होते हैं, तो जैसे एक बिज़नेस होता है, ठीक है? शेयर मार्केट में होता क्या है? शेयर की ट्रेडिंग होती है, शेयर की डीलिंग होती है, ठीक है? जैसे कोई बिज़नेस है, उसमें हमने लगाई होती है कैपिटल। कैपिटल मतलब हमारा जो निवेश है उसके अंदर, ठीक है? निवेश मतलब हमने जितना पैसा लगाया है वो हमारी कैपिटल है एक तरह से। तो उस बिज़नेस के अंदर जो पैसा लगता है, तो जब बहुत बड़ा बिज़नेस हो जाता है, तो वो किसी एक के पैसों से नहीं चल सकता केवल, उसमें चाहिए बहुत बड़ा पैसा, ठीक है? तो लार्ज कैपिटल चाहिए होती है उसमें, है ना? लार्ज फंड की रिक्वायरमेंट होती है और वही लार्ज फंड किससे माँगा जाता है? दूसरे लोगों से, बहुत सारे लोगों से माँगते हैं हम, ठीक है? कि थोड़ा-थोड़ा पैसा दे दो आप। तो यानी कि लेट्स सपोज़ हमको ना
1000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? अब 1000 करोड़ हमने बोला कि हम ना इसके टुकड़े करना चाहते हैं और एक टुकड़े को हम 100 में बेचेंगे। तो 100 में बेचेंगे तो 1000 करोड़ के कितने टुकड़े हो जाएँगे? तो 1000 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 1000 करोड़ हो गया और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 रुपए वाले टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए? तो यहाँ पर 100 करोड़ हो गए, ठीक है? तो यानी कि 100 करोर्स ये क्या कहलाएँगे? ये कहलाएँगे आपके शेयर्स मतलब हिस्से। तो 100 करोड़ शेयर्स हो गए और इसके हर एक की वैल्यू कितनी है? रुपए 100 रुपए में। मतलब 100 रुपए का एक शेयर है और 100 शेयर्स हैं। अब ये 100 शेयर्स किसको देंगे हम? तो ये हम इश्यू करेंगे पब्लिक को। मतलब पब्लिक से माँगेंगे पैसा कि आप अगर हमारी कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो 100 रुपए दे दो और 1 शेयर ले लो। तो यही शेयर मार्केट में करना होता है किसी को भी, है ना? अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी है। लेट्स सपोज़ 6 से 7,000 कंपनीज़ हैं लगभग, है ना? इससे भी ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन 6-7 हज़ार ही मान लेते हैं चलो। 6-7 हज़ार कंपनीज़ हैं। अब आपको किसमें निवेश करना है? या फिर हो सकता है आपको जिसमें निवेश करना है, तो उसके अंदर मतलब उसका जो शेयर है बहुत महँगा है, ठीक है? जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है जिसका नाम है एमआरएफ, है ना? सुना होगा सबने। एमआरएफ बोले तो इसकी फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री, ये नहीं पता होगा सबको। ये एमआरएफ तो सबको पता होता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती, ठीक है? इसकी मैं बता देता हूँ, मद्रास रबर फैक्ट्री नाम है इसका पूरा। मद्रास में एस्टेब्लिश हुई थी ये। तो इसका जो शेयर है अराउंड 1.4 लाख रुपीज़ का है, 1 शेयर सोचो। मतलब एक ही शेयर खरीदने के लिए 1,40,000 रुपए चाहिए व्यक्ति को। अगर वो एक में लगा देगा मतलब मान लो ये गिर गया तो तभी गिर जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो तो लगाएगा और उसको अगर लॉस हो जाएगा तो उसका विश्वास ही उठ जाएगा मार्केट पे से। तो यहीं पे एंट्री लेते हैं कौन? म्यूचुअल फंड्स वाले, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स वाले। तो यहाँ पर होता है एक फंड मैनेजर हमारा। मैं मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है, जो ऐसे व्यक्ति है जिनके जिनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ा-थोड़ा पैसा है, तो उनसे वो सारा फंड को क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा, ठीक है? इकट्ठा कर लेगा। अब इकट्ठा करके वो किसमें इन्वेस्ट करेगा? मार्केट में सीधे, ठीक है? अब ये जो फंड मैनेजर है इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस प्लस में नॉलेज, ठीक है? इसके पास मार्केट में इन्वेस्ट करने की नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है? तो यानी कि आपने क्या करा, लेट्स सपोज़ आपके पास केवल ₹500 थे, आपने ₹500 इस फंड मैनेजर को दे दिए, है ना? अब ये आपके बिहाफ़ पे इन्वेस्ट करेगा, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि आपने 500 दिया तो आपका 500 का कोई एक शेयर खरीद के छोड़ देगा, नहीं। जैसे लेट्स सपोज़ इसने 20 कंपनी आइडेंटिफ़ाई कर रखी है कि 20 कंपनी में मेरे को पैसा लगाना है और लेट्स सपोज़ इसने 500-500 करके, ठीक है? 500-500 करके इसने 1 लाख लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है? अब 1 लाख लोगों से पैसा लेगा तो कितना फंड इकट्ठा हो गया इसके पास? 5 करोड़। अब सोचो 5 करोड़ का फंड किस कंपनी में लगा देगा, किन कंपनीज़ में? 20 कंपनीज़ में। तो थोड़े-थोड़े शेयर्स रख लेगा, ठीक है? ऐसे करके 20 कंपनीज़ के इसके पास शेयर्स आ गए। अब ये 20 कंपनीज़ के शेयर्स जो है, इन सब में डिवाइड हो रहे होंगे। तो इन 20 कंपनीज़ के शेयर्स की जितनी वैल्यू है, लेट्स सपोज़ 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है और इस 20 कंपनी के शेयर्स हैं, तो इनको यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक जो जिसने पैसे दिए उसको यूनिट दे देंगे उसके बदले, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? एक्सपर्टीज़ मिल जा रही है, ठीक है? क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्सपर्ट है इस फील्ड में, तो उसकी एक्सपर्टीज़ मिल रही है आपको और प्लस में नो टेंशन, कोई टेंशन भी नहीं, कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको एक अच्छा फंड सिलेक्ट करना है और उसमें इन्वेस्ट कर देना है अपना पैसा। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, ठीक है? वो 2 तरीके से कर सकते हो। ईदर यू कैन डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा एसआईपी। एसआईपी बोले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? ये कर सकते हो। अब ये जो एसआईपी है ना, ये क्या है, इसके अंदर ना आप सिस्टम बना देते हो एक इन्वेस्टमेंट करने का। सिस्टम कैसे बना देते हो? जैसे आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दी, इसका मतलब बैंक को आपने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप मेरे बिहाफ़ पर ₹500 हर महीने इस म्यूचुअल फंड हाउस को दे देना, ठीक है? म्यूचुअल फंड हाउस को दे देना मेरे बदले, बैंक से बोल दिया आपने ये। तो आपके अकाउंट में से ₹500 हर महीने इस वाले फंड को चले जाते हैं और ये आपके बदले मार्केट में लगा देता है, ठीक है? और मार्केट से जितना भी रिटर्न जनरेट होता है, ये अपनी फीस वगैरह काट के तो आपको दे देता है वापस रिटर्न। इस तरह आप मतलब इक्विटी का आनंद यानी कि शेयर मार्केट का आनंद ले सकते हो, बिना किसी बहुत नॉलेज के, ठीक है? और आपको सारे बेनिफिट मिल सकते हैं जो एक डायरेक्ट इन्वेस्टर को भी मिलते हैं, ठीक है? तो जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? वो आपका हो गया इनडायरेक्ट इन्वेस्टर क्योंकि उसने डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करा है, वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टर है। और जिसने डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? स्टॉक मार्केट में,
तो वो आपका कौन-सा इन्वेस्टर हो गया? डायरेक्ट इन्वेस्टर, ठीक है? वो व्यक्ति आपका डायरेक्ट इन्वेस्टर होगा। हुँ, ओके। देखो, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टर है, तो म्यूचुअल फंड सच में सही है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत तरह के फंड्स मिलेंगे। कुछ ऐसे फंड है जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कुछ ऐसे फंड है जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि मार्केट में अगर मान लो 100 कंपनीज़ हैं जो टेक्निकल सेक्टर की हैं, टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, तो उन कंपनी का एक पोर्टफोलियो बना रहा हुआ म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड होगा जो इन 100 में इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है तो इसमें एसआईपी कर दो, है ना? और अगर आप कह रहे हो कि मेरे को किसी एक कंपनी में नहीं, मेरे को सब में इन्वेस्ट करना है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स मतलब जैसे हमने क्या करा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है? परफॉर्मेंस के आधार पर और मार्केट कैप के आधार पर, मार्केट में कैपिटल कितनी है उस कंपनी की, उसके आधार पर हमने इंडेक्स बना दिए। तो जैसे इंडेक्स सबसे फेमस जो है हमारा, एक है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स, ठीक है? तो निफ्टी बेसिकली क्या दिखाता है आपको, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी दिखा रहा होता है एट द टाइम। मतलब इंडिया में टॉप 50 कंपनीज़ कौन-सी हैं, यानी कौन-सी कंपनीज़ ऐसी हैं टॉप 50 जिनके अंदर बहुत पैसा है, जिनकी कैपिटल बहुत बड़ी है, समझ गए? तो वो आपको दिखाता है। चार्ज लगा दो लैपटॉप पर। हाँ, तो आप कहोगे कि ये टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं फिर हम, ठीक है? तो ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस जो आपका इन टॉप 50 में इन्वेस्ट करेगा, यानी जो निफ्टी के अंदर ट्रेड हो रही हैं, क्योंकि ये चेंज भी हो जाती हैं कभी-कभी। जैसे हो सकता है कोई इनमें जो पहले से कंपनी है 50 में, वो उसकी परफॉर्मेंस गिर गई हो या उसकी मार्केट कैपिटल डाउन हो गई हो, तो वो हट गई हो, कोई नई कंपनी आ गई हो इसकी जगह। तो ये चेंज होती रहती है। तो म्यूचुअल फंड हाउस भी इस हिसाब से चेंज करते रहेंगे इन 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। तो आपने बोला कि इस फंड को, तो म्यूचुअल फंड ने बोला कि मैं ना इसमें इन्वेस्ट करूँगा, इस इंडेक्स में, निफ्टी वाले इंडेक्स में। तो इसके लिए इसने एक फंड बनाना चाहा। अब इस फंड का नाम रख दिया इन्होंने इंडेक्स फंड, ठीक है? इंडेक्स फंड बोलेंगे इसको, ओके? ये इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो निफ्टी जैसे-जैसे ग्रो करेगा, वैसे-वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी, है ना? तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, निफ्टी अब से 11-12 साल पहले, ठीक है? सा साढ़े 6,000 के आस-पास था बस, ठीक है? मतलब 2007, 8, 9 के आस-पास की बात करें, एग्ज़ैक्ट फिगर ना भी हो तो कोई नहीं, इसके अराउंड ही था। और आज की डेट में निफ्टी कितना है? तो राउंड फिगर में भी लें 22,000 है, ठीक है? 6,500 से मतलब वो इंडेक्स था, उसकी कंबाइंड वैल्यू टॉप 50 कंपनीज़ की कंबाइंड वैल्यू 6,500, ठीक है, बेस पॉइंट, और इस समय 22,000 के आस-पास है। अब तुम सोचो कितने गुना हो गया लगभग, ऑलमोस्ट 6 तिया 18 साढ़े 3 गुना तो दिख ही रहा है। मतलब साढ़े 3 गुना हो गया जब से लेकर अब तक, और ये पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं केवल, है ना? 10, 11, 12 साल की। सोचो 10, 11, 12 साल में साढ़े 3 गुना हो गया, तो आपने अगर इसमें पैसा लगाया होता तो आपका पैसा भी साढ़े 3 गुना हो जाता आराम से, समझ गए? और वो भी बिना किसी मेहनत के, समझ गए? तो यही होता है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा, ठीक है? तो इसमें क्या है, आपको इसके अंदर आपको कंपाउंडिंग मिल जाती है। कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है? और प्लस में जो आप निवेश करना चाहते हो लेकिन आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है? तो यानी कि अपने को एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि इंडेक्स फंड एक कंपनी की ग्रोथ को, मतलब एक कंट्री की ग्रोथ दर्शाता है, सीधे-सीधे, कि उसकी जो टॉप कंपनीज़ है वो ग्रो करेंगी तो हमारा फंड भी ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड में आपको 12 से लेकर 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है, ठीक है? और 12 से लेकर 15% का रिटर्न देखते हैं कितना पैसा बना सकता है अगर हम एसआईपी करते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं एक बारी। तो इसमें मैं लाइव कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ 1 मिनट। देखो, अब यहाँ पे आपका 12 लाख कितना बन गया लगभग? 60 लाख के अराउंड बन गया, ठीक है? 60-70 लाख के अराउंड बन गया 20 साल के अंदर। देखो, यहाँ पर मतलब अब ये ₹5000, देखो अगर आपकी इनकम 30,000 के अराउंड है, तो आपको एट लीस्ट 10% तो आपका म्यूचुअल फंड में जाना ही चाहिए, ठीक है? मैं मतलब बता रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंस कैसे मैनेज कर सकते हो।
मंथली अगर आप 30,000 कमाते हो तो 10% दैट मीन्स 3,000 की आपकी एसआईपीज होनी चाहिए, मतलब म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए इतना पैसा। प्लस में आपको 30,000 के हिसाब से हर महीने थोड़ा बहुत पैसा किसमें डालना है? पीपीएफ में भी डालना है, क्योंकि वहाँ से आपको टैक्स फ्री मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है? तो पीपीएफ में भी डाल देना है। पीपीएफ में अराउंड 2,000 डाल दिया लेट्स सपोज़, तो 5,000 आपके इधर चले गए और ये आपकी फ्यूचर हो गई सेविंग, ठीक है? फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये सब। तो ये तो म्यूचुअल फंड कर लिया आपने, ठीक है? अब आते हैं सीधे हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पे, कि अगर आपको नहीं ऐसे नहीं कि देखो, ईदर यू आर डायरेक्ट इन्वेस्टर और इनडायरेक्ट इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड्स तो करना ही है, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स तो कंपल्सरी है। ये इसमें तो पैसा जाना ही चाहिए और इसके अंदर भी आपके पास एक इंडेक्स फंड तो होना ही चाहिए। कोई से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन एक इंडेक्स फंड तो होना ही चाहिए लेट्स सपोज़, ठीक है? तो एक इंडेक्स फंड आपका होगा, तो अब जैसे-जैसे इंडेक्स ग्रो करेगा, वैसे-वैसे आपका फंड भी ग्रो करेगा, ठीक है? तो एक इंडेक्स फंड ज़रूर रखना है अपने को और उसके अंदर एसआईपी चलती रहनी चाहिए। अब यहाँ पर राइट टाइम टू एंटर कब होता है मार्केट? देखो, यूजुअली होता क्या है मैं बताता हूँ, म्यूचुअल फंड में जब निवेश करने निकलते हैं ना हम, तो जैसे मार्केट हमारी ये हमारा इंडेक्स है, मार्केट हमारी ऐसे करके चलती है लगभग यूजुअली, है ना? अब मार्केट हमारी यहाँ पे है लगभग, यहाँ पे। अब कोई नया बंदा होता है ना, वो क्या करता है यहाँ पे एंट्री ले लेता है। इस जगह पे वो क्या करता है अपनी एसआईपी स्टार्ट करता है। अब यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है? ठीक है, गिरना शुरू हो जाएगी तो उसका म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या दिखेगा? नेगेटिव। अब जैसे ही नेगेटिव दिखेगा, तो उसको लगेगा अबे यार कहाँ फँसा दिया, यहाँ तो मेरा पहले मंथ में ही लॉस हो गया, ठीक है? तो यहाँ से उसका भरोसा टूट जाएगा। तो राइट टाइम टू एंट्री बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ पे मार्केट है, जो बंदा यहाँ एंट्री लेगा, कि यहाँ से दोबारा जाएगा मार्केट कहीं, ठीक है? तो जो यहाँ पे एंट्री लेगा, उसको क्या दिखेगा? प्रॉफिट दिखेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड। तो यानी कि म्यूचुअल फंड तो बढ़िया है ही, आपकी एंट्री और एग्ज़िट सॉरी एंट्री आपकी बस गलत हो सकती है, कि आप कब एंटर कर रहे हो। अगर मार्केट में बूम है, ठीक है, बूम मतलब सब एकदम बढ़िया चल रहा है, अगर उस समय एंट्री लोगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर थोड़ा गिरेगा तो नेगेटिव दिखेगा, समझ गए? तो म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करनी है सबसे पहले तो एक, है ना? और एसआईपी आजकल जो है मिनिमम ₹100 से भी स्टार्ट होती है। अब कोई बोले कि मेरे पास फंड नहीं है, तो मंथली ₹100 तो करो, शुरू तो करो, ठीक है? 100 से भी स्टार्ट होती है, 100, 500, 5,000, 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, ठीक है? जितनी एसआईपी करनी है करो, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है? अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, इसका मतलब खुद से शेयर खरीदना है, ठीक है? बाय सेल्फ, शेयर में इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है आपको खुद से। मतलब आपको किसी पे आश्रित नहीं होना, आप खुद ही से करना चाहते हो। तो इसके अंदर आपको क्या चाहिए सबसे पहले? नॉलेज। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उल्टा-सीधा शेयर खरीदोगे, लॉस कर बैठोगे, फिर गाली दोगे, ठीक है? बोलोगे मार्केट बेकार है, जुआ है, सब ये है, वो है, ठीक है? ऐसा कह दोगे, तो इससे नहीं चलेगा काम। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? और क्या चाहिए? ठीक है? तो नॉलेज के अलावा आपको चाहिए मनी बहुत सारा, ठीक है? मनी चाहिए। बहुत सारा भी नहीं मतलब अच्छा खासा चाहिए। तीसरा और क्या चाहिए आपकी? साइकोलॉजी, ठीक है? साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी, मतलब आपका माइंडसेट होना चाहिए बढ़िया उस लेवल का, ठीक है? और क्या? और आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है इधर, टाइम देना पड़ता है, ठीक है? इट्स टाइम टेकिंग। एक दिन में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं बनता और इन्वेस्टमेंट की पावर आपको अगर बताएँ, तो इन्वेस्टर एक जैसे एक इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल करना, पता चल जाएगा। तो एक व्यक्ति हैं वॉरेन बफे साहब, ठीक है? वो टॉप 5, टॉप 10 की लिस्ट में रहते हैं हमेशा, रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। तो टॉप 10 में हमेशा से ही रहते हैं और ये कौन है? सिर्फ़ एक इन्वेस्टर है। मतलब ये कोई बिज़नेस नहीं करते, ये सिर्फ़ इन्वेस्टर है, सोचो। तो इन्वेस्टिंग में इतना पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है? तब है इसके अंदर पैसा, अन्यथा आप लॉस भी कर लोगे। अब तो डायरेक्ट मार्केट में जब भी कोई आता है ना, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो ट्रेड कर ले या वो इन्वेस्ट कर ले केवल, ठीक है? अब ट्रेड में क्या है, आपको सेम डे बाय सेल करना है ना? सेम डे बाय बाय सेल करना है। मतलब एक ही दिन में खरीदा और एक ही दिन में बेच दिया। ये आपका क्या है ट्रेडिंग है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपने बाय किया, ठीक है? होल्ड किया और सेल किया।
बाय होल्ड सेल, ठीक है, बाय होल्ड सेल। अब ये होल्डिंग पीरियड कितना हो सकता है, उसके आधार पर 3 तरह के लोग हो गए, ठीक है, 3 तरह के लोग हो गए। एक तो हो गए स्विंग वाले या शॉर्ट टर्म भी कहते हैं इसको, मतलब कम समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, और एक हो गए मिड टर्म वाले, ठीक है, और एक हो गए लॉन्ग टर्म वाले, कि आपने एक बार ही खरीद लिया और छोड़ दिया खरीद के, ओके। तो स्विंग या शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? स्विंग या शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप बस एक मोमेंटम कैप्चर करना चाह रहे हो उस स्टॉक का। मोमेंटम मतलब जैसे ही वो थोड़ा-सा भागेगा, तो आप उतना ही कैप्चर करना चाह रहे हो, है ना? मतलब आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर रुकना नहीं है। आप मैक्स टू मैक्स 1 वीक, ठीक है, मिनिमम 1 वीक या फिर 2 वीक, लेट्स सपोज़, या लेस देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से कम, 3 मंथ। 1 क्वार्टर से कम में ही आपने उससे निकलना है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। मिड टर्म में क्या है, 3 महीने से ज़्यादा, अगर 3 महीने से ज़्यादा आप रुक रहे हो किसी स्टॉक में, तो वो आपका एक तरह से मिड टर्म का स्टॉक हो गया। और अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा दे दिए किसी स्टॉक में, तो एक तरह से एलटी, एलटी बोले तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक बन गया, ठीक है? तो हम एब्रिविएशन यूज़ करेंगे, एसटी फॉर शॉर्ट टर्म, एमटी फॉर मिड टर्म और एलटी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो स्विंग, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो ये 3 तरह से हम टाइम पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड करते हैं जो सेम डे बाइंग सेलिंग करना है, इसको इंट्राडे कहते हैं। अब इंट्राडे जो है हमारे जो लोग होते हैं, इसमें आजकल 2 चीज़ें बहुत प्रचलित है। इंट्राडे देखो एक तो पहले से चला आ रहा है काफ़ी, दैट इज़ इक्विटी। इक्विटी क्या है? जैसे शेयर्स जो होते हैं उन्हीं को इक्विटी भी कहते हैं, क्योंकि हर एक की वैल्यू सेम है। जैसे हमने अपने एग्ज़ाम्पल लिया था कि 1 करोड़ शेयर है और 100 का 1 है, ठीक है? तो 100 करोड़ हो गया। तो 100 का 1 है, तो यानी हर एक की वैल्यू ₹100 है, तो इसीलिए इसको इक्वल इक्वल है ये सब, है ना? तो इसीलिए इसको इक्विटी भी कहते हैं। तो इक्विटी में करते हैं, मतलब कि अगर मान लो एक शेयर है हमारे पास, कोई भी ए लिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर है ₹100 का मिल रहा है अभी, ठीक है? अभी, अभी मतलब मार्केट में जैसे 10 बजे सुबह के 100 का मिल रहा है, 11 बजे पता चलता है वो शेयर आपका 102 का हो गया, तो ₹2 बढ़ गया, और आपने इसके पहले खरीद रखे थे 100 शेयर, तो आपको 100 शेयर पे कितना रुपए का फ़ायदा हो गया? ₹2 का, तो ₹200 का फ़ायदा बन गया आपका। ये इंट्राडे होता है, ठीक है? इसके अलावा एफएनओ, ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये आजकल बहुत प्रचलित है। इसमें क्या है, रातों-रात अमीर और गरीब बन सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपको दूर रहना है, मैं बताऊँगा भी नहीं कुछ इसमें, ठीक है अभी। आपको बस फ़ोकस करना है इक्विटी पे, है ना? तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। देखो, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपके पास 6 से 7 हज़ार कंपनीज़ हैं। इन 6 से 7 हज़ार कंपनी में आपको निवेश करना है, कुछ को चुन के, है ना? कुछ में करना है आपने निवेश। तो इनमें से कुछ वो कैसे मिलेंगी, तो ये मैं अभी नहीं बताऊँगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि वो कुछ कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, है ना? बस आप इतना समझ गए कि हमें करना क्या है, किस तरह से अपना फाइनेंस मैनेज करना है, किस तरह से अपने पैसे को काम पे लगाना है हमारे लिए पैसा कमाने पर, ठीक है? और किस तरह से हम उस पैसे से, मतलब एक नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट करके पर मंथ का हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति भी बन सकते हैं, रियलिटी है ये। क्योंकि म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में अगर हम दोबारा जाएँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा-सा बढ़ा दें बस, देखो, ये इन्वेस्टमेंट हमने 15% ही रखते हैं और इन्वेस्टमेंट को कर देते हैं डबल, ठीक है? लेट्स सपोज़ आप 60-70 हज़ार रुपए कमाते हो तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हो गई? 24 लाख रुपए, और आपको मिलेगा कितना? 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है? 24 लाख बिकम्स 1.5 करोड़। अब सोचो, 4 24 पंजे 120, यानी ये 6 गुना से भी ज़्यादा हो गया। सोचो, 6 गुना पैसा मिल रहा है आपको 20 साल में, है ना? तो 1.5 करोड़ रुपए मिल गए आपको, यानी आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहे और आपको कॉर्पस कितना मिलता है? 1.5 करोड़ के आस-पास, यानी यू बिकम करोड़पति एट द एंड, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड से ही बन जाता है करोड़पति तो व्यक्ति, अगर इन्वेस्टेड रहे। मेरे पास मेरे म्यूचुअल फंड में जिनमें मैं इन्वेस्टेड हूँ 30% का रिटर्न है, सोचो। अगर 30% का अभी है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत कम-वम भी लेके अगर मान लो वो 18 हो जाए, ठीक है? 18 भी हो जाए और 10,000 की भी अगर एसआईपी है, तो कितना बन सकता है वो पैसा, ठीक है? तो 18 कह रहे हैं हम, है ना? मैंने बोला था 1% का चेंज भी बहुत बड़ा चेंज लाता है, तो ये 18 करते ही सोचो, देखो। अभी कितना मिल रहा था? 1.5 करोड़, और ये कितना हो गया सीधे 2 करोड़ 34 लाख। ये है कंपाउंडिंग की पावर।
ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाना है अपने को, है ना? ये देखो पीपीएफ कैलकुलेटर भी है, पीपीएफ का भी कैलकुलेट कर लेते हैं देखो। ये आपका पीपीएफ कैलकुलेटर खुल गया। तो पीपीएफ कैलकुलेटर में क्या है 7.1 का इंटरेस्ट रेट बता रहा है। 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसके अंदर, ठीक है? तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, देखो यहाँ कितना मिल रहा है आपको। ईयरली इन्वेस्टमेंट है आपकी 15 साल तक, है ना? सोचो। इसके अंदर आपका टैक्स सेविंग भी मिल जाता है आपको, ठीक है? तो 1.5 लाख टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है। ये देखो, ये म्यूचुअल फंड खुल गए खुद। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है ये। इनमें टैक्स की आपको छूट मिल जाएगी। देखो, 1 साल में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है इस म्यूचुअल फंड ने 60% का। यानी कि आपने कोई बुद्धि नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, इस म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया बस कि ले भाई हमारे नाम पे इन्वेस्ट कर ले, ठीक है? और सोचो यू आर गेटिंग 60% इन 1 ईयर। 60% इज़ अ ह्यूज रिटर्न, है ना? बंदे 2% कमा रहे हैं सेविंग्स में, सोच रहे हैं कि हम अमीर हो जाएँगे सेविंग्स में रख के। बंदे 6% कमा रहे हैं एफडी में और लग रहा है कि हम अमीर हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ कितना मिल रहा है आपको 60%। मैं कहता हूँ कि अगर 15% भी टैक्स कट जाएगा, एलटीसीडी 15% के अराउंड लगता है, तो भी आपका रिटर्न अच्छा खासा बच रहा है, 40% तो बचेगा, ठीक है? 3 साल में 35 दिया है, 5 साल में 35% सोचो और लाइफ टाइम की अगर देखें, दिखा रहा है क्या? 1 मिनट ये हैंग चल रहा है क्या? तो 35% है, ठीक है? इसको मैं खोल देता हूँ एक बारी, इस म्यूचुअल फंड को, इसको थोड़ा एनालाइज़ करते हैं। हाँ, देखो, ये 3 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें। देखो ईएलएसएस फंड क्या होता है, ये जो फंड कितने तरह के होते हैं, कौन-सा अपने को चुनना है, ठीक है? तो इस पे मैं कभी और बताऊँगा। तो ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है कि आपका पैसा इक्विटी में लग रहा है, ठीक है? और 3 साल का लॉक इन पीरियड है। जो टैक्स सेविंग फंड होते हैं, उनमें लॉक इन पीरियड होता है, कि आपका जो फंड है लॉक हो गया। बाकी म्यूचुअल फंड में आप जब मर्ज़ी निकाल सकते हो पैसा, ठीक है? ये भी बता देता हूँ मैं। मतलब म्यूचुअल फंड से आप पैसा जब मर्ज़ी विथड्रॉ कर सकते हो, अलाउड है। कोई इसमें लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। बस इसमें क्या है कि जैसे आज आपने सेल किया यूनिट्स को अपने, ठीक है? तो 2-3 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? 2-3 दिन लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये वाला फंड है देखो, इसने ऑल टाइम अगर देखें मतलब पूरे समय का देखें तो देखो, इसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है बाबा। 23% एनुअलाइज़ रिटर्न है इसका सोचो, 23%। 23% कितना बड़ा मतलब रिटर्न होता है, ठीक है? आप खुद ही सोच लो, म्यूचुअल फंड अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा 23% के हिसाब से, ठीक है? और ये तो आपका मतलब काफ़ी अच्छा काफ़ी रिस्की भी है, देखो वेरी हाई रिस्की लिखा है ना। अब मैं बात कर रहा था इंडेक्स फंड की, क्या इंडेक्स फंड दिया है इतना, जितना मैंने बताया आपको? तो देख लेते हैं एक बारी इंडेक्स फंड ने इतना दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है? तो ये टैक्स सेविंग फंड है सारे म्यूचुअल फंड्स। ये ग्रो खोल रखा है मैंने कि इस पे तो सबका ही अकाउंट है, ठीक है? इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करा, देखो यहाँ पर ये खुद बताएगा कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। ये पॉपुलर फंड में गए, देखो यहाँ पर ये फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक है? स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। अरे भाई ग्रो से कंटिन्यू कर लो। लॉगिन करने को ही बोलता रहता है। पिन भी डालो इसमें। खुल गया देखो, यहाँ पर ये इसमें मैं करता नहीं, अभी ये मैंने बंद कर दिया ग्रो पे, ग्रो नहीं करता मैं यूज़, ठीक है? देखो, ये हम इधर गए, हाई रिटर्न, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ठीक है? न्यू फंड ऑफरिंग मतलब जो नए फंड आ रहे हैं, एसआईपी कैलकुलेटर इधर भी मिल जाता है आपको। तो इधर गए और इधर हमने सर्च कर लिया, सर्च पे लिखा इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड, ठीक है? ये देखो, ये आ गया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये टोटल मार्केट मतलब पूरी मार्केट निफ्टी में इन्वेस्ट करेगा। ये देखो यूटीआई 50 इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी 50 है, मतलब निफ्टी में जो 50 कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करेगा ये। तो इसको ओपन करके देखते हैं इसने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है? कि मैं हवा में तो बातें नहीं कर रहा था, कि एक्चुअल में इतना मिला भी है कि नहीं मिला है। देखो, अब यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड खुला और 3 ईयर में इसने 15% का रिटर्न दिया है, ठीक है?
और ये देखो 13% के अराउंड। मैं बोल रहा था ना 12% से 15% के बीच तो मिल ही जाता है, सोचो। मतलब इसने लाइफ टाइम में ये जब से बनाए 2013 से है, सोचो अवेलेबल है ना? 2013 से भी इसने 13.43% का एनुअलाइज़ रिटर्न दिया है ना? अब यहाँ पर एसआईपी अगर 10,000 की है हमारी, ठीक है? ये कैलकुलेटर नीचे आएगा इसका, ये रहा। इसमें लेकिन 5 साल का ही दिखा रहा है, ठीक है? इसके पास देखो ये रही, मैंने बोला था ना 50 कंपनी होती है हमारे इसमें, तो देखो ये 50 कंपनीज़ इनमें इन्वेस्ट कर रखा है इसने, ये रहा। 11% इसमें इन्वेस्ट करता है अपने टोटल फंड का इतना। अब इसका फंड साइज़ कितना है देखो यहाँ पर, कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं ये व्यक्ति, ये लोग। देखो 15,300 करोड़, मतलब इनके पास 15,300 करोड़ रुपए हैं पब्लिक के, जो कि ये लगा रखे हैं इन्होंने इक्विटी में, ठीक है? तो ये चलता है इनका, ऐसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। और इसके फंड मैनेजर कौन है? देखो इसमें एक व्यक्ति होता है जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है ना? तो वो कौन है देखते हैं। तो नीचे जाएँगे ना वो मिल जाएगा आपको। अ, टैक्स ये देखो ये रहा, ये व्यक्ति है, श्रवण कुमार, ठीक है? डिटेल्स में जाओगे, इसकी डिटेल्स मिल जाएँगी। देखो मिस्टर ये गोयल बीकॉम, सीएफए एंड एमएमएस। इसके अलावा देखो नीचे जाओगे, इतने फंड ये मैनेज कर चुके हैं सोचो आज तक। तो इन सब की एक्सपर्टीज़ मिल रही है आपको म्यूचुअल फंड्स में, है ना? इसके अलावा ये आयुष जैन है एक व्यक्ति, ये कौन है? तो ये बीकॉम, सीए, सीएफए, ठीक है? मतलब इनके पास क्वालिफ़िकेशन है अच्छी खासी, तब आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, बीकॉम, सीए, सीएफए, देख लो। तो ये म्यूचुअल फंड्स की कहानी है सारी, है ना? और बाकी इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, तो अभी मैंने आपको, ठीक है, बेसिक इंट्रो दे दिया सब चीज़ का, कि आपको कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है, इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर लेते हैं लोग, ठीक है? स्क्रीन शो नहीं हो रहा, हो तो रही है यार। अच्छा नेट इश्यू था, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये जनरल ऑप्शंस हैं, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको इन्वेस्ट करना है कहीं, ठीक है? तो मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट में आपके पास इक्विटी है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और इक्विटी बहुत रिस्की भी है, लेकिन फिर वही बात है, उसी हिसाब से हाई रिटर्न भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है? जैसे कि अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ, तो हमने 2-3 स्टॉक्स पकड़े, है ना? 3 स्टॉक्स भी अगर मैं गिनवा दूँ, तो एक हमने रेन इंडस्ट्री देखा था, ठीक है? एक हमने आरजीएल देखा, एक हमने नियासिल देखा। तो ये मतलब विदिन अ वीक, 1 वीक के अंदर ही, इन सब में हमने लगभग 22 से 25% रिटर्न बनाया सोचो। 1 वीक में ही 22 से 25% रिटर्न, ठीक है? अब इसका कंपैरिज़न करो एक बारी उससे अगर, तो यू आर गेटिंग ओनली 2 टू 3% इन सेविंग अकाउंट, ठीक है? यू आर गेटिंग 6% अराउंड 6 से 7% मान लेते हैं इन योर एफडी, ठीक है? पीपीएफ में आपको मिल रहा है 7% के अराउंड, ठीक है? म्यूचुअल फंड में आपको मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में आपको कितना मिला? 13% था ना समथिंग, 13.4% मान लो चलो, 13% के अराउंड। अब यहाँ कितना मिला? और ये सारा एनुअलाइज़्ड है, एनुअल रिटर्न्स है ये सारे। और यहाँ यू आर गेटिंग ओनली इन वीक 20 22 से 25% सोचो। तो यहाँ है, ये है इक्विटी के अंदर क्षमता, ठीक है? लेकिन आता होगा तब पकड़ सकते हो आप ऐसे स्टॉक्स ना, ठीक है? अब मैं अगर अपनी कुछ पिक्स बता दूँ, तो आईआरएफसी ₹31.80 के अराउंड उठाया था लास्ट ईयर सोचो। आईआरएफसी ₹31.80 80 पैसे पर लिया था। अब आज देखते हैं कहाँ है और उस हिसाब से देखना एक बारी, कि कितना रिटर्न जनरेट हुआ है 1 साल में, ठीक है? आईआरएफसी काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, ठीक है? और हमने तो जब खरीद लिया था जब इतना पॉपुलर नहीं था, जब इतनी हवाबाज़ी नहीं चल रही थी इसकी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये हम इस पे गए, आज की डेट में भी कितना है ये ₹153 है, ठीक है? ₹153 है आज की डेट में भी। तो अगर मैं टर्मिनल खोलूँ इसका, ठीक है? और आपको दिखाऊँ कि ₹31 पे उठा के, और अगर आज की डेट तक भी होल्ड करते, वैसे तो ये बीच में बहुत ऊपर गया था, ठीक है? तो जब निकल गए हम तो, ठीक है? लेकिन अगर आज भी होल्ड कर रहा होता कोई व्यक्ति कि गिरने के बाद भी होल्ड ही है बंदे का, तब भी कितना परसेंट रिटर्न बनता देखते हैं अभी देखो, तुम्हारे सामने की बात होगी। मैं बताता हूँ कितना, मतलब क्या एक्चुअलिटी है, क्योंकि हवा में बातें करनी नहीं है अपने को ना, जो एक्चुअल में पॉसिबल है वो उसी पे बात करेंगे केवल। क्या कितना हैंग चलेगा रे!
इसको छोड़ो, ट्रेडिंग व्यू दिखाता हूँ। देखो तुम्हारे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली वेबसाइट, है ना? ऐसे जाना गूगल पे, इधर लिखना TRADING ट्रेडिंग और फिर लिखना व्यू। इस वेबसाइट पे जाना है आपने, है ना? इस पे हम क्या देख सकते हैं, सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं, ठीक है? ट्रैक कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे। तो ट्रेडिंग व्यू हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, ये सब वेबसाइट आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है? तो इन पे आपको फोकस रखना है हमेशा। देखो कहाँ है रे, इतना हैंग कैसे हो रहा है भाई? देखो यहाँ खुल जाएगा यार सेकेंड, थोड़ा हैंग चल रहा है। खुल जाए यार। ये देखो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इधर वो नहीं आ रहा कैलकुलेट ना। देखो लगभग कब लिया था लास्ट ईयर, ये कितने रुपए पे है? 35। इससे भी कम पे लिया था ना हमने, यहाँ लिया था लगभग, देखो यहीं एग्जैक्टली अप्रैल के आसपास ही लिया था। यहाँ से लेकर और इसमें कैलकुलेट कैसे करें, ये खुल जाए तो हो भी जाए कैलकुलेट। चलो मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है? आज की डेट में कितने का है ये? 153 का है। और कितने पे लिया था? 31.80 पे बताया ना। तो लिखित रूप में कर लेंगे इससे अच्छा तो, 31.80 और 153 का है इस समय, है ना? तो डिफरेंस कितना है, माइनस कर देंगे 31.80। तो 153 माइनस में 31.80, 121 रुपये, मतलब 121 रुपये का रिटर्न है इससे। 121 रुपये 2 पैसे 20 पैसे। अब 121 रुपये 20 पैसे का रिटर्न आपने कितने रुपए पे कमाया? 31 रुपये पे। तो 31.8 इंटू में 100 डिवाइड बाई 31.8 इंटू में 100, तो ये आ गया आपका 381। अब सोचो 381% का रिटर्न बनाया आपने इसमें एक साल के अंदर, ठीक है? एक साल के अंदर 381 का 81% का रिटर्न, दैट मीन्स आपने जितना लगाया था उसका 4 गुना हो गया लगभग। यानी 1 लाख रुपए अगर लगाए किसी ने, तो उसके सीधे सीधे 4 लाख रुपए बन गए, ठीक है? तो ये है पावर इन्वेस्टिंग की। तो ये तो सिर्फ एक ही स्टॉक है, ऐसे ना जाने कितने स्टॉक पकड़ सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है? और नहीं आता तो देयर इज म्यूचुअल फंड फॉर यू, और नहीं आता तो सीख सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर बस आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आपको एनालिसिस आना चाहिए यहाँ पर। एनालिसिस यानी कि टेक्निकल भी आना चाहिए आपको पढ़ना, कि चार्ट क्या कह रहा है किसी स्टॉक का। और दूसरा आपको फंडामेंटल आना चाहिए कि वो स्टॉक कैसा है, कंपनी कैसी है, ठीक है? उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रॉफिट लॉस कितना का, कितना कितना प्रॉफिट लॉस होता है उसको, रेवेन्यू क्या है उसकी, ठीक है? ये सब आना चाहिए। अब मैं कुछ वेबसाइट बताता हूँ जिसको आप नोट करेंगे और उन पे आपको विजिट करना है हर दिन, है ना? पहली वेबसाइट हो गई मनी कंट्रोल, दूसरी वेबसाइट हो गई ट्रेडिंग व्यू, और तीसरी वेबसाइट हो गई आपकी स्क्रीनर, ठीक है? और चौथी वेबसाइट हो गई एनएससी, ठीक है? एनएससी की वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पे भी जाना है आपको। तो ये 4 वेबसाइट आपको याद रखनी है। 3-4 वेबसाइट से अपना ताल्लुक है। मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल आपको न्यूज़ वगैरह बताती है, इस पे भी आप चार्ट वगैरह देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे भी स्पेशली आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है? स्क्रीनर पे आपको फंडामेंटल्स पढ़ने मिल सकते हैं और एक बार में सब कुछ देखने मिल सकता है। देखो, जैसे स्क्रीनर, मैं लिंक शेयर कर दूँगा इन सबका, ठीक है? मैं तो खुला ही नहीं अब तक। देखो
स्क्रीनर। देखो स्क्रीनर लिखोगे ना सीधे, तो पहली वेबसाइट ही खुल के आएगी आपके सामने ना। ये सबसे ऊपर जो आ रही है स्टॉक स्क्रीनर, ये देखो फंडामेंटल एनालिसिस टूल फॉर इंडियन मार्केट, तो इसको क्लिक कर लेना। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी भी कंपनी के बारे में आपको सर्च करना है। अब जैसे मैंने एक कंपनी जिसमें हमने रिटर्न बनाया उसको देखते हैं, तो यहाँ जाएंगे सर्च बार पे, यहाँ लिख दिया जैसे हमने एक कंपनी अभी होल्ड कर रखा है आरजीएल, है ना, रेनेसांस ग्लोबल लिमिटेड। तो आरजीएल हमने लिखा, ये आ गई रेनेसांस ग्लोबल लिमिटेड। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह पे मिल जाएगी। देखो सबसे पहले ये रहा कंपनी का नाम, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, बीएससी का कोड, यानी इतने नंबर की कंपनी है, ये कोड है उसका, एनएससी पे इस नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे भी ट्रेड होती है। अब 136 रुपये आज का प्राइस है, हमने खरीदा था 115 के अराउंड। मार्केट कैपिटल 13,300 करोड़, मतलब 1303 करोड़ का है। स्टॉक पी ये सब छोड़ दो, अभी अभी कुछ नहीं देखना आपने। देखो चार्ट यहाँ पे भी दिख जाता है, देखना चाहो तो। ठीक है, और एनालिसिस करना चाहो तो यहाँ से दिख जाएगा कि प्रोज क्या है, कौन क्या है। पीएस, पीएस का मतलब कि इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है मेजर। तो कॉम्पिटिटर ये सारे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब ये पीने वाला क्वार्टर नहीं है। ठीक है, ये क्वार्टर है कि रिजल्ट कैसा आता है इसका, मतलब हर एक तिमाही पे जो पैसा कमाते हैं ये लोग, कितना प्रॉफिट कितना लॉस कमाया, ये सब दिखाते हैं क्वार्टर्स में। तो देखो दिसंबर में इसने 52 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 32 है, 32 करोड़। नेट प्रॉफिट 28 है, और जब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस निकल के आ रहा है 2.91 रुपये का। पिछले क्वार्टर में कितना था,